हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर के अनसॉल्व्ड को सॉल्व कराया था, जिसमें से फर्स्ट पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चन था उस अनसॉल्व्ड को हमने सॉल्व करवाया था 2016 का। और छात्रों की मांग के अनुसार फर्स्ट पेपर के बाद हम सीधा थर्ड पेपर के अनसॉल्व्ड पे आते हैं, क्योंकि थर्ड पेपर बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो थर्ड पेपर का अनसॉल्व्ड आज हम उसका सॉल्व लेकर प्रस्तुत हुए हैं। 2016 का जो है पेपर है, उसी का पेपर का नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी है। तो उसमें हमने जैसे बताया 80 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। पहला जो 3 खंडों में बटा होता है, पहला खंड जो होता है वो अति लघु उत्तरीय होता है, जो एक एक नंबर के होते हैं 10 क्वेश्चन। तो वही हमने यहाँ पर लिखने को बताया है कि 1 गुणे 10 मतलब एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 करने होंगे, आपको 10 करना कंपलसरी होगा। तो सबसे पहले हम अब आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जो साथी देख रहे हैं और उनके अन्य साथी नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और परीक्षा के तैयारी के लिए एक प्रकार से बता दें, ये रामबाण है। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लेक्चर सुनिए। बात नोट्स की नहीं, नोट्स तो किताबों में मिल जाएगा, लेकिन मेन बात होती है लेक्चर की। तो लेक्चर पूरा सुनिए। अगर आप लेक्चर पूरा सुनते हैं तो अभी जस्ट ही पेपर होने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और फिर आपको कोई भी अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन था इसमें, प्रणाली उपागम क्या है? ध्यान रखिएगा, सिस्टम अप्रोच आपके सिलेबस के पहले यूनिट में है। हमने ईटी की कुछ वीडियो बनाए थे, उसमें भी हमने इसके बारे में बताया हुआ है। हमारे प्लेलिस्ट में है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो हैं, उन सारे वीडियो को देख लीजिए। उसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 30 नंबर के 10-12 वीडियो हैं, लेकिन उसमें से कम 30 नंबर के आपके पेपर में 100% मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। लेकिन उन लेक्चरों को सुन लीजिए, सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आपको 30 से 35 नंबर का उसी में से पेपर से जरूर आएगा। सिर्फ 8-10 वीडियो होंगे, 10-12 वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रणाली उपागम क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है। सिस्टम अप्रोच से पहले ये अगर देखा जाए तो शैक्षिक तकनीक का प्रणाली शैक्षिक तकनीक थर्ड इसको कहते हैं, या प्रणाली उपागम कहते हैं। शैक्षिक तकनीक फर्स्ट कठोर शिल्प उपागम, शैक्षिक तकनीक सेकंड कोमल शिल्प उपागम होता है, और शैक्षिक तकनीक थर्ड जो कहलाता है वो प्रणाली उपागम कहलाता है। प्रणाली उपागम अगर बात करें तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कठोर एवं शिल्प उपागम है, उसको जोड़ने वाली कड़ी है। प्रणाली का मतलब क्या है? सिस्टम। भैया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस सिस्टम से चलाएंगे? हमारा उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि बच्चों को उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास करना। उसके लिए हम कठोर शिल्प और कोमल शिल्प उपागमों की सहायता लेते हैं, लेकिन उसको चलाने का काम किससे है? प्रणाली उपागम से। इसीलिए कहा गया है इन दोनों के मध्य, देखिए कहा क्या गया है कि इन दोनों के मध्य, अरे आ नहीं रहा, इन दोनों के मध्य संतुलन एवं समन्वय स्थापित कर दोनों के मध्य स्वाभाविक संबंध बनाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कठोर शिल्प उपागम प्लस कोमल शिल्प उपागम बराबर प्रणाली विश्लेषण। इसको प्रबंध तकनीक उपागम भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा क्या है, प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहते हैं। संक्षेप में ये ध्यान रखिएगा, छात्र केंद्रीय समस्याओं के समाधान के लिए निर्णयों तक पहुंचने की विधि है। अगर कहे तो छात्र केंद्रीय समस्याओं के समाधान के निर्णय तक पहुंचने, भाई कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा तो हम निर्णय तक कैसे पहुंचेंगे। तो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर या कठोर शिल्प उपागम एवं कोमल शिल्प उपागम को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये। इन दोनों का हम शिक्षण में कैसे प्रयोग करें वो प्रणाली उपागम के द्वारा ही हम जान पाते हैं। प्रणाली उपागम ही हमें बताती है कि किस तरह से इसका हम शिक्षण में प्रयोग करेंगे। तो तीनों का आपस में संबंध है, कठोर शिल्प, कोमल शिल्प और प्रणाली उपागम। ठीक, तो प्रणाली क्या करती है, इन दोनों को छात्रों को कठोर एवं शिल्प उपागम के माध्यम से शिक्षण देने के तरीके को बताती है, उसको देने के प्रबंधन करती है, कैसे देना जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, प्रबंध तकनीकी कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, आपने सुना होगा बहुत बार अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में, प्रोग्राम लर्निंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो दिया है B.F. स्किनर के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन B.F. स्किनर और क्राउडर ने मिलकर दिया है। क्योंकि तीनों है ना, अभिक्रमित अनुदेशन 3 है, रेखीय, सांख्यिकीय और मैथमेटिक्स। तो अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, B.F. स्किनर और क्राउडर थे। कहने का मतलब यह शिक्षण अधिगम की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों तथा सामग्रियों को छोटे छोटे, क्या कहा जाता है, छोटे छोटे, ध्यान रखिएगा, ऐसी विधि है अधिगम के स्रोत, साधन जो भी है और सामग्री है उसको छोटे छोटे भागों में नियोजित और नियंत्रित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है कि जिससे अधिगमकर्ता शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुंच सके। ये तो इसमें लिखा है। या यह व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करने वाली एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रहता है। कौन सक्रिय रहता है, शिक्षार्थी सक्रिय रहता है और स्वयं अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है और उससे तत्काल परिणाम का ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। अध्यापक यहाँ सशरीर उपस्थित नहीं रहता, ये गुलाटी ने कहा। ये तो किताबी भाषा जो है, हम अपनी भाषा में समझाते हैं आपको। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है कि वो एक ऐसा प्रोग्राम्ड है, बनाया गया है, जिसमें किसी समस्या से संबंधित एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित अधिगम आपके अंदर पैदा करने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जो अधिगम के स्रोत हैं, जो साधन है, उसको छोटे छोटे पार्टों में करके प्रोग्राम के रूप में बांट दिया जाता है और छात्र उसका पहले पार्ट का अगर वो सीख जाता है तभी वो दूसरे पार्ट पर जाता है, नहीं तो नहीं सीख पाता। ठीक है, छात्र अपने आप सीखता है, यहाँ पर शिक्षक की जरूरत नहीं रहती। सबसे शिक्षक उसमें एक प्रोग्राम डाल देता है, पहले से एक नियोजन कर देता है और धीरे धीरे छात्र सीखते सीखते अपने उद्देश्यों तक पहुँचता है, छोटे छोटे पार्टों में सीखते। जैसे ये होता है कि पहले ये देखना होता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, पहले पढ़ाया जाता है। उसको पूछा गया ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल स्थित है, वो बता दिया इन 4 पार्टों में से कुछ है, तो वो आगे गया, नहीं बताया, फिर उसको भेजा जाता है, यहाँ देखो, फिर से देखो, तो वो देखता है, फिर आगे बढ़ता है कि इसको किसने बनवाया। अगर हमें ताजमहल के बारे में पूरा टोटल बताना, तो छोटे छोटे पार्टों में बांट कर छात्रों को सिखाया जाता है, एक प्रोग्राम के रूप में पहले से नियोजित रहता है और छात्र धीरे धीरे सीखते सीखते, अपने आप सीखते सीखते आगे बढ़ता है।
ये अभिक्रमित अन्वेषण है। इसमें शिक्षक वहां पर उपस्थित नहीं रहता। शिक्षक का काम क्या है, उसको नियोजित करके उसमें डाल दिया और वहां से उसको निर्देशन मिलता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है। तीनों है रेखीय, ये हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो उसमें ध्यान रखिएगा। रेखीय भी बनता है, रेखीय मतलब एक शायद में, शाखीय मतलब जैसे पेड़ की विभिन्न शाखाएं निकली रहती हैं उस तरह से। अगर लॉन्ग में आता है तो तीनों समझाते हैं। मैथेटिक्स वो मैथ के संबंधित समस्याओं के हल कर लिए। ठीक, नेक्स्ट आपको देखते हैं। पुनर्बलन कौशल के घटक बताइए। पुनर्बलन है क्या? पुनर्बलन कौशल के हम घटक तो इसमें लिखे ही है, लेकिन नॉर्मली आप लोग समझते हैं क्या है पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट क्या चीज है? अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो रीइंफोर्समेंट वह है जो वांछित कार्य करने की दर को बढ़ा देता है। एक सिंपल सी परिभाषा, ध्यान रखिएगा, वांछित कार्य करने की दर को बढ़ा देता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि निगेटिव पुनर्बलन कैसे बढ़ाता है? भाई वो वांछित कार्य की दर की तो बढ़ाता है, निगेटिव पुनर्बलन क्या करता है? अगर आपकी निंदा की गई, निगेटिव पुनर्बलन है वो, तो क्या करता है? वो जो कार्य आप अवांछित कार्य कर रहे हैं उसको तो बंद कर देते हैं करना ना। किधर की तरफ मुड़ते हैं? वांछित की तरफ। तो वांछित कार्य की दर को क्या कर रहा है? वो बढ़ा रहा है। तो निगेटिव पुनर्बलन भी वांछित कार्य की दर को बढ़ाता है। पॉजिटिव पुनर्बलन है, अच्छा कार्य किया भाई, प्रशंसा की तो और अच्छे से करोगे उसको। तो पुनर्बलन वह होता है जो कार्य कर वांछित, ध्यान रखिएगा इसमें वांछित शब्द जरूर लगाइएगा, वांछित कार्य करने की दर को बढ़ा देता है। भाई कोई अच्छा कार्य किया, कोई स्टूडेंट या घर पे ही देख लो, कोई अच्छा कार्य किया उसको शाबाशी दे दो और प्रशंसा कर दो तो वो गदगद हो जाता है और मन लगा के उस कार्य को करता है। या कोई गलत कार्य करके आया, उसको डांट पड़ गई तो वो फिर उस कार्य को छोड़ देता है, अवांछित कार्य को छोड़ देता है। ठीक, तो इसको कहते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन की परिभाषा भी पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको बता दी पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन कौशल, देखिए माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत विभिन्न कौशल या सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत भिन्न भिन्न कौशलों का विकास किया जाता है। कौशल का मतलब स्किल, आपके अंदर एक स्किल, शिक्षण करते समय वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे पुनर्बलन कौशल कह रहा है तो पुनर्बलन कौशल का मतलब ये है कि जब आप शिक्षण करने जाएंगे, कक्षा शिक्षण करने जाएंगे तो पुनर्बलन कैसे देना है, उस कौशलों का आपके अंदर विकास हो, वो दक्षता आपके अंदर हो, वो ये बताता है। इसके घटक कौन से हैं? प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया जाता है इसमें। अभी हमने कहा ना प्रशंसात्मक कथन, बहुत अच्छा, शाबाश, पीठ थपथपाते हैं, है ना। प्रशंसात्मक कथन शाबाशी देते हैं, वही के। छात्रों के कथन का पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या, बहुत अच्छा, अगर आ गया, हाँ सही बात है, आगरा में ही स्थित है। कोई चीज हमें बहुत, कोई छात्र या कोई घर में कोई अगर देखते हैं, हम यहाँ अगर स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट कोई ऐसा जवाब दे देता है कि जिसकी हमें आशा नहीं रहती, तो हम उसके उत्तर को क्या करते हैं? रिपीट, हाँ सही कह रहे हो, ये बहुत बढ़िया। तो क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या। धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलों का प्रयोग, अशाब्दिक जिसमें शब्द ना हो, जाके पीठ थपथपा दिया, धनात्मक है। अतिरिक्त पुनर्बलकों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी छात्रों के उत्तर को श्यामपट, बहुत अच्छा बताया कि ये सबको जानना चाहिए, उसको हमने श्यामपट पे लिख दिया कि हाँ इसको नोट कर लो, ये भी पुनर्बलन तरीका, बहुत बढ़िया बताया, ये देख लो, इस चीज को आप भी नोट कर लो, श्यामपट पर लिख। ऋणात्मक शाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग कर सकते हैं, डांट सकते हैं, उसको घूर सकते हैं, शाब्दिक हो गया डांटना, घूरना क्या हो गया? अशाब्दिक हो गया, गलत बता दिया। पुनर्बलकों को गलत और अनुपयोग, डंडा वंडा उठा लिया, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब पुनर्बलन कौशल बताया जाता है तो उसमें ऋणात्मक पुनर्बलकों के प्रयोग पर रोक बताई जाती है कि उसका प्रयोग ना करें।
जहां तक संभव हो। ये जो नीचे के दो हैं इनके प्रयोग की बात कहते हैं कि ना करे तो बेटर, ये वाला। तो ये घटक है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं। क्या क्या घटक का मतलब, उसमें क्या क्या जब पुनर्वलन कौशल उगाया जाता क्या क्या दिया जाता, तो वही है धनात्मक पुनर्वलन, प्रशंसात्मक, ये सब बस याद नहीं करने की, एक बार समझ लो, बस वही चीज़ बोलना है। बस आप करते भी, अगर कोई पढ़ा रहा होगा तो ये चीज़ करता भी उपयोग, और आपने सूक्ष्म शिक्षण किया होगा तो इसका लेसन प्लान भी बनाया होगा सूक्ष्म शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का चक्र बनाइए। किसका चक्र बनाना है? सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। सूक्ष्म शिक्षण की अगर बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण जो है उसका जो प्रत्यय अगर देखा जाए तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अगर आया, मेन अगर शुरुआत जो कहें, कहाँ से? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। भारतीय प्रतिमान भी है और वहाँ का प्रतिमान भी है, दोनों है, ध्यान रखिएगा। हम भारतीय प्रतिमान की बात करते हैं। भारतीय प्रतिमान कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है वो 36 मिनट का है, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का जो प्रतिमान है वो 45 मिनट का कहता है। स्टैनफोर्ड का क्या कहता है? 45 मिनट, और भारतीय कितना कहता है? 36 मिनट का। तरीका वही है, समय का अंतर इसने बताया है, बस और कुछ नहीं। नॉर्मली अगर कुछ नहीं पूछा जाता तो आप ये बताएंगे भारतीय प्रतिमान के अनुसार, बस इतना लिखना जरूरी है। 36 मिनट का बताएंगे या 45 मिनट का बताएंगे तो उसमें लिखना जरूरी है कि भारतीय प्रतिमान या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय प्रतिमान, जो भी है एक ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एक स्पेसिफिक पूछ लिया कि भारतीय प्रतिमान के अनुसार शिक्षण का चक्र बनाए या स्टैनफोर्ड प्रतिमान के अनुसार, तो उसके अनुसार आपको बनाना है। नहीं कहा है, सिर्फ कहा है शिक्षण, जैसे इसमें कहा है सूक्ष्म शिक्षण चक्र बनाइए, कुछ नहीं कहा है, तो किसी एक के अनुसार बना दीजिए, लेकिन जिसके अनुसार बताइए उसको बीच में लिखिए जरूर। जैसे हमने मेन भारतीय प्रतिमान के अनुसार बनाया उसको उसमें लिख दिया, बस रेड पेन से आपको जो और लिखा है वो सिर्फ आपको स्टैनफोर्ड का बताने के लिए लिखा। तो इसमें सबसे पहले बालक पाठ्य योजना तैयार करता है, ठीक, पाठ्य योजना तैयार करके लेके आया है। अब यहां से शुरू होता है, 6 मिनट का होता है शिक्षण। क्या होता है? एक एक स्किल को आपको डेवलप करना है, तो उसके लिए कितना समय होता है? 6 मिनट। 6 मिनट का शिक्षण होता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक जो होता है वो कितने मिनट का होता है? 6 मिनट। शिक्षण करने के बाद उसका फीडबैक लेंगे कि क्या रहा मेरा, कैसे पढ़ाया, कैसे नहीं पढ़ाया, उसमें जो कमियां, फीडबैक के बाद जो कमियां मिली मुझे, वो उसके फिर हमने क्या किया? पाठ्य योजना तैयार की। वो पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 12 मिनट का समय दिया गया। 12 मिनट में हमने दोबारा पाठ्य योजना तैयार की और फिर पुनः शिक्षण किया 6 मिनट, और फिर 6 मिनट के बाद फिर प्रतिपुष्टि की। तो ये इस तरह से चक्र चलता है 36 मिनट। 6 6 12, 12 24 और 6 3 6 36 मिनट। ये चक्र इसी तरह चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए एक माइक्रो टीचिंग की आपकी जो फाइल बनी होगी फर्स्ट ईयर में, उसमें 2 स्किल बताई गई, क्योंकि 2 पाठ्य योजना बताई। पहली पाठ्य योजना ये होगी, पाठ्य योजना लेके आएंगे और पुनः पाठ्य योजना बनाएंगे, तो प्रत्येक स्किल का 2 पाठ्य योजना बनती है। ध्यान रखिएगा, एक नहीं। कुछ स्कूलों में एक ही बनवा दिया जाता है कि बनवा के छोड़ दिया जाता है, एक नहीं बनती, 2 पाठ्य योजना बनती है प्रत्येक स्किल की। तभी आपका ये देखिए माइक्रो टीचिंग का चक्र तभी पूरा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा, ठीक। और अगर यही चीज हम उनका प्रतिमान देखते हैं स्टैनफोर्ड का, तो वही चीज है, बस उसमें शिक्षण के लिए उन्होंने 5 मिनट रखा है, प्रतिपुष्टि के लिए 10 मिनट रखा है, और पुनर् पाठ्य योजना के लिए 15 मिनट। 5 10 15, 5 10, ठीक। तो ये 45 मिनट हो जाता है। 5 10 15, 15 30, 5 35 10 45 मिनट का।
तो ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये टीटी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें। ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ई लर्निंग ये मान के चलिए आप लोगों ने, बच्चे आप लोग बहुत किए होंगे, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके तो चल ही रही होगी। तो ई लर्निंग अगर कहा जाए तो एक प्रकार से आप परिचित हैं, बस उसको अपनी भाषा में उतारना। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अगर इसको कहा जाए संक्षिप्त रूप है, या इसको इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कह सकते हैं। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है ऐसे अधिगम से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, माध्यमों, संसाधनों के सहायता से संपादित किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे अधिगम से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, माध्यमों, संसाधनों की सहायता से संपादित किया जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी एक प्रकार के ई लर्निंग का साधन है। लाइव क्लास चलती है, वो भी ई लर्निंग का साधन है। बच्चों को जूम ऐप पर, गूगल मीट पर, तो क्या है ई लर्निंग का। इसमें सीडी, डीवीडी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ऑनलाइन अधिगम, वेबसाइट, उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें, सहायक पाठ्य पुस्तकें आदि का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। मतलब जो भी हम मोबाइल, कंप्यूटर, इनकी सहायता से जो भी मटेरियल पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या निकालते हैं, भाई ई बुक भी तो हम डाउनलोड करते हैं, वो भी ऑनलाइन लर्निंग के अंतर्गत आता है, ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। ई लाइब्रेरी उपस्थित है आपके, दिल्ली की लाइब्रेरी जो है वो पूरा अपोलो लाइब्रेरी पूरा इसके अंतर्गत है, ई लाइब्रेरी है। कुछ भी किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी किताबें हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप पढ़ाई करते हैं, वो भी है। जूम ऐप, इन सब के द्वारा करते हैं, वो भी लर्निंग। तो वही कह रहा है कि ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं। अगर कहा जाए तो यह एक ऐसे अधिगम से है, इसका अर्थ ऐसे अधिगम कैसे है जिसमें उपकरणों, माध्यमों, संसाधनों की सहायता ली जाती है, या जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, माध्यमों एवं संसाधनों की सहायता से संपादित किया जाता है, या जिसको विभिन्न प्रकार के इंटरनेट उपकरण, संसाधन, इनके सहायता से अधिगम दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। CAI क्या है? ध्यान रखिएगा, CAI अगर इसका कभी कभी सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। CAI का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। C का मतलब कंप्यूटर, A का मतलब असिस्टेड और I का मतलब इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अन्वेषण। तो कंप्यूटर सहायक अन्वेषण से अभिप्राय ऐसे अन्वेषण तकनीक से है जिसके अंतर्गत छात्र कंप्यूटर संयंत्र, जिस कंप्यूटर में क्या होता है, यह लिखा है, जिसमें सॉफ्टवेयर के रूप में वांछित अन्वेषण सामग्री रहती है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या रहता है? सॉफ्टवेयर के रूप में वांछित अधिगम सामग्री उपस्थित रहती है, के बीच एक ऐसी योजनापूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है जिसके फलस्वरूप छात्र अपनी क्षमताओं तथा अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित अन्वेषण उद्देश्य की प्राप्ति में समुचित सहायता प्राप्त होती रहती है। कहने का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर सहायक अन्वेषण से अभिप्राय ऐसे अन्वेषण तकनीक से है जिसमें कंप्यूटर संयंत्र, छात्र एवं कंप्यूटर संयंत्र के बीच अंतःक्रिया चलती है। कंप्यूटर संयंत्र में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में वांछित अन्वेषण सामग्रियां होती हैं। भाई अधिगमित अन्वेषण भी कंप्यूटर के तहत कराया जाता है, एक प्रकार से वो भी इसी के अंतर्गत है। वो भी अन्वेषण, अधिगमित अन्वेषण वो भी तो है, एक प्रकार का अन्वेषण है।
कंप्यूटर की सहायता से भी लिया जाता है, उसमें करा जा सकता है। तो वही कह रहा है कि इसमें पहले से ही सॉफ्टवेयर के रूप में अन्वेषण सामग्री फिट होती है और छात्र और कंप्यूटर के बीच क्या होती है, अंतःक्रिया चलती रहती है, जिससे छात्र अपनी क्षमताओं और योग्यता के अनुसार उन इंस्ट्रक्शनों का पालन करते हुए सीखता रहता है। उन इंस्ट्रक्शनों का अनुसरण करते हुए वांछित अन्वेषात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करता रहता है। जो उसको सीखना है वो सीखता रहता है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में क्या भरा होता है, पहले से ही अधिगम सामग्री भरी रहती है और उसको धीरे धीरे करते हुए वो धीरे धीरे आगे सीखता रहता है। यही है CAI। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है। जिनके बच्चे आजकल देखिए जिनके घर में प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होंगे वो स्मार्ट क्लास के बारे में जान रहे होंगे। स्मार्ट क्लास क्या, ध्यान रखिएगा। तो स्मार्ट क्लास से अभिप्राय ये है कि जहां पर कहने का मतलब एक नवीन संकल्पना है, ये एक न्यू संकल्पना है, न्यू कॉन्सेप्ट है स्मार्ट क्लास। स्कूलों में देखिए स्मार्ट क्लास चल रही होगी। स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के माध्यम से पहले तो क्या किया जाता है, इंटरनेट से मैटर वगैरह सब अपलोड कर लिया जाता है, जो अधिगम मैटर जो पढ़ाना है हमें कंटेंट पहले से इंटरनेट से अपलोड कर लिया जाता है, या पहले से ही हम उसको अपलोड करके रखते हैं, चाहे किसी के माध्यम से पहले से बना के अपलोड करके रखते हैं और फिर प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के माध्यम से एक बड़े स्क्रीन पर या यूं कहे सफेद श्यामपट पर उसको छात्रों को दिखाया जाता है, जिसको छात्र देख कर जैसे टीवी में एक प्रकार से देखते सुनते हैं, उसी देखते हैं डिजिटल रूप में उसको देखते हैं और फिर उससे समझते हैं। उसके छोटे छोटे अगर जैसे कान का हमें बताना है तो कान का चित्र उसमें आ जाएगा और कान का अंदर और बाहर पूरा उसको बड़ा करके एक एक पार्ट को हम दिखा सकते हैं बालक कि ये कान का पर्दा है, ये कान इस तरह से, ये नाक से जुड़ी हुई है, पूरा सिस्टम उसके अंदर दिखा सकते हैं, जिसको हम चार्ट मॉडलों के माध्यम से शायद ना दिखा पाए। तो उसके माध्यम से जब छात्रों को दिखाते हैं तो छात्र के दिमाग में एकदम साफ चित्र छप जाता है, वो चीजें बन जाती हैं। आपके शारीरिक बॉडी दिखाना है, पूरे बॉडी का दिखा सकते हैं, एक एक पार्ट देखो ये मनुष्य इसके अंदर ये है, वो मैटर लोड करके। तो यही कहलाता है स्मार्ट क्लास। वही लिखा है देखिए, स्मार्ट क्लास शिक्षण की एक नवीन संकल्पना है जिसमें ई अधिगम सामग्री द्वारा छात्रों को अधिगम को जीवंत अनुभव कराया जाता है। जीवंत सेम टू सेम दिख रहा है, वास्तविकता का अनुभव कराया जाता है। इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित प्रकरणों को अच्छी तरह से समझाने के लिए इंटरनेट से अधिगम सामग्री को डाउनलोड करते हैं। ये अधिगम सामग्री को कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से व्हाइट बोर्ड या स्क्रीन या चित्र के माध्यम से वीडियो दिखाकर अधिगम सिखाया जाता है। क्या किया जाता है? अधिगम सिखाया जाता है। स्मार्ट क्लास शिक्षण मल्टीमीडिया अधिगम सामग्री और छात्रों को प्रभावी अधिगम प्रभाव प्रदान करते हैं। इससे छात्रों में एकाग्रता बढ़ती है और अधिगम अधिकतम होता है। भाई वीडियो टीवी देखना किसको नहीं पसंद है? तो जीवंत रूप में एकदम हमने कहा शिक्षण में शब्दिक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है कि छात्र का अधिगम अधिकतम हो सके, छात्र आकर्षित हो सके, छात्र टीचिंग में रुचि ले सके, छात्र को समझ में अच्छे तरीके से आए। तो वही चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतार दिया है, एक डिजिटल रूप में उतार दिया है। प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको पूरे चीजों को दिखाया जाता है, उसके एक एक अंग को दिखाया जाता है, उसके एक एक पार्ट की व्याख्या की जा सकती है। उसको जीवंत रूप में जैसे लगता है कि यह उपस्थित है। ताजमहल बताना है तो ताजमहल का बड़ा सा चित्र आ गया, वो बड़े से बोर्ड पे, बड़े से पर्दे पर, उसके एक एक पार्ट को जूम कर करके हम एक चीज बता सकते हैं। इसमें ये देखो इस तरह से चित्र उभर रही है, ये चीजें हैं। तो क्या है? डिजिटल पे।
तो उसी को क्या कहते हैं, स्मार्ट क्लासेस कहते हैं। कुछ लोग हो सकता है स्मार्ट क्लासेस का अनुभव किए हों अभी जो बीएड कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि पहले से पढ़े हुए होंगे तो वो स्मार्ट क्लासेस के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो 4-6 साल जो अभी जल्दी में ही ग्रेजुएशन पूरा किए हैं वो जानते होंगे, क्योंकि वो हो सकता है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के हों, स्मार्ट क्लासेस के बारे में अनुभव लिए। तो ये एक शिक्षण की नवीन विधा है, लेकिन बहुत अच्छी विधा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मस्तिष्क विप्लव क्या हुआ? मस्तिष्क विप्लव को नीति जो है उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा। यह जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है इसको आव्यूपूर्ण कहते हैं। एक मतलब एक स्ट्रेटजी बना दे, जैसे कोई काम करने के लिए कहते हैं ना स्ट्रेटजी बना ले, एक व्यू रचना, एक व्यू है, तो उसी को आव्यू कह लीजिए, व्यू रचना कह लीजिए। एक प्रकार से शिक्षण में जब ये कहते हैं तो एक प्रकार से आव्यू कह लीजिए, एक स्ट्रेटजी है ये शिक्षण की, मस्तिष्क विप्लव। और ये प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक मतलब किसी में भेदभाव नहीं करती। प्रजातांत्रिक का बात मतलब जब बात आ जाए तो इसका मतलब है किसी में भेदभाव नहीं, सभी समान। ठीक, इसमें ऐसे साधन का प्रयोग किया जाता है जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति एवं चिंतन के प्रति हलचल मचा देता है। मस्तिष्क ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि ज्ञान प्राप्ति के प्रति छात्रों में क्या है, हलचल मचा दे, उथल पुथल कर दे। किसी ज्ञान प्राप्ति के लिए उसको उत्तेजित करे। वो जब ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्रों को उत्तेजित करती है तो वो क्या कहलाती है, मस्तिष्क विप्लव कहलाता है। कैसे किया जाता है? इसमें छात्रों के समझ, छात्रों के समझ एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्रों के समझ एक समस्या दे दी जाती है। कई छात्र रहते हैं, उनके समझ एक समस्या दे दी जाती है और उस समस्या के बारे में वो स्वतंत्र पूर्वक विचार करते हैं, वो आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, और फिर जो विचार निकल के आते हैं उन विचारों को शिक्षक क्या करता है, श्यामपट, जैसे हमारे पीछे श्यामपट लिखा, श्यामपट पे लिखता रहता है। खुद सोचते हैं, वार्तालाप, बातचीत करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, सब करते हैं, और जो चीज निकल के आती रहती है उसको क्या करता है, शिक्षक श्यामपट पर लिखता रहता है। और एक समय ऐसी अवस्था, इस करते करते ऐसी अवस्था पर आती है कि छात्र समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। ठीक, क्या कर लेते हैं, छात्र समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। जैसे छात्र, हमने कह दिया कि छात्र जो है लेट आने की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उस पर अपना स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ भी हम कह सकते हैं। एक हमने उदाहरण बताया, कोई भी समस्या दे दी, उस पर वो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर उसके विचारों को वो छात्र, टीचर श्यामपट पर लिखता है। मैंने कहते बुद्धि क्या है, बताया नहीं, हम आते ही पहले मस्तिष्क विप्लव कराने लगे, बुद्धि क्या है, सबसे पूछने लगे, बुद्धि पढ़ाना है, बुद्धि के बारे में सब बच्चे बताने लगे, अपनी अपनी बातें करने लगे, डिस्कशन करने लगे, जो बताते जाए वो हमने लिखते जाए, और लास्ट में ऐसी अवस्था आती है कि छात्र समस्या का हल कर देते हैं। इस नीति को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। यानी छात्रों में चिंतन विकसित करती है, उन्हें समस्या विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन का प्रशिक्षण करती है कि कैसे समस्या के छोटे छोटे भागों में बांटना है, उसको इकट्ठा करना है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। विश्लेषण का मतलब है उसको छोटे छोटे भागों में बांटिए समस्या को, और उस समस्या का जो प्रस्तावित हल है, उस छोटे जो निकल के आया है उसको सबको इकट्ठा करिए,
तो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, मूल्य पर पहुंचेंगे, वही क्या होगा, समस्या का हल होगा। उसी को विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन कहते हैं। तो उस स्थिति का भी प्रशिक्षण पालकों को होता। आप भी अपने छात्रों को ब्रेन स्टॉर्मिंग किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समस्या पर करने के दीजिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। और इसके द्वारा जो बालक सीखता है वो कभी नहीं भूलता है। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, लेकिन टाइम टेकिंग स्ट्रेटजी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी कठिन टॉपिक हो उसको सिखाने के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट चलते हम। शिक्षा में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग बताइए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप सभी लोग परिचित हैं, आप लोग करते भी हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग अगर कहा जाए दो प्रकार, नॉर्मली दो प्रकार की यूज करते हैं हम, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो प्रकार के यूज करते हैं जनरली। आप लोग भी करते हैं, अपने मोबाइल से चार दोस्त आपस में बतियाते रहते हैं, ऑडियो में भी वीडियो में भी, ठीक है। और कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देखिए मीटिंगें होती हैं, ठीक। अब तो कॉन्फ्रेंसिंग, अब तो जूम ऐप वगैरह पे भी होने लगी, वैसे भी कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करते रहते हैं। एक प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग वही है जो आमने सामने उपस्थित ना होकर भी आमने सामने दिखते हैं। एक साथ दो से अधिक लोग एक साथ किसी मुद्दे पर बात कर पाते हैं। दो से अधिक लोग बात कर पाते हैं, सामने आमने सामने देखकर डिस्कशन कर पाते हैं, वही क्या कहलाता है, कॉन्फ्रेंसिंग। इसका उपयोग भाई दूरवर्ती अधिगम में सहायक होता है। भाई जो दूरवर्ती अधिगम है, भाई दूर से लेना है तो भाई वीडियो कॉलिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम उसको ले सकते हैं। विशेषज्ञ शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं इसके द्वारा। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो उससे हम सलाह ले सकते हैं, उससे हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। साथ साथ ये बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता से इच्छापूर्ण संवाद एवं संभाषण में भाग ले सकते हैं। बिना किसी भेदभाव के, ये नहीं है कक्षा में है तो भेदभाव हो जाता है, इसमें तो भेदभाव का मतलब ही नहीं। दूर बैठा है तो उसको कोई मतलब ही नहीं कौन बैठा है कौन नहीं। तो यहाँ भेदभाव सही रहित संवाद एवं संभाषण में हम भाग ले सकते हैं। इसमें विषय विशेषज्ञ, विद्यार्थी और अध्यापकों के विचारों, ज्ञानों और कौशलों को आदान प्रदान के लिए आज सभी स्रोत खोल दिए हैं, ठीक है। विशेषज्ञ, विद्यार्थी और अध्यापकों के बीच ज्ञान और कौशलों के आदान प्रदान इजिली पूर्वक हो जा रहा है। हम अपनी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, आप अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका जो उपयोग है वो आज बहुत इजिली पूर्वक हो जा रहा है इसके सहायता से। ये करना भी बहुत इजी हो गया जब से एंड्रॉयड फोन आ गए। इसका उपयोग भी हम करने लगे हैं। कहने का मतलब ये है, इसका उपयोग औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों प्रकार की शिक्षा के लिए हम करते हैं। अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की जांच, पीठ पोषण और सब चीजों के लिए करते हैं इसका प्रयोग हम शिक्षा में। तो ये है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग। इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग शिक्षा में इसके लिए करते हैं। भाई कोई चीज नहीं समझ में आया, हम वीडियो कॉल कर लिए, तुम बताओ यार ये टॉपिक नहीं समझ आया, आपस में ही कर लेते हैं, शिक्षक से कर लेते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस वर्ड से किसी बात कर, तो वही चीज कुछ भी कर सकता है। तो अपने मन से इसको 1 नंबर का लिखना है, 8-10 लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके शॉर्ट में भी पूछा जाता है तो उसमें आपको उस तरह से लिखना बढ़ा के। नेक्स्ट, भाषा प्रयोगशाला क्या? भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब जिसको कहते हैं, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट का। तो भाषा प्रयोगशाला की अगर बात करें तो भाषा प्रयोगशाला, इसमें पढ़ने से पहले जो इसमें लिखा है उससे पहले हम बता दें, भाषा प्रयोगशाला वह है जो आपके भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं, आप जो बोलते हैं उसका
पथ पुष्टि मिलता है कि सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, भाषा संबंधी जो दिक्कतें हैं उसको, आपको किसी उच्चारण संबंधी जो दिक्कतें हैं उसको सुधारने में आपको सहायता मिलती है। ये लिखा है भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा विशेष कक्ष होता है जो विविध दृश्य श्रव्य सामग्री से युक्त होता है, उपकरणों से युक्त होता है, जहां शिक्षार्थी सामान्य कक्षा के अध्ययन के अतिरिक्त समय में टेपिंग पाठों का श्रवण करते हुए अनुकरण आदि के द्वारा भाषा के व्यवहार के स्तर पर सीखते हैं तथा भाषा कौशलों का विकास किया जाता है। लावर्लेटे ने लिखा है कि भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र है जिसमें छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। नियंत्रित रहता, कोई वो नहीं जैसा हम चाहते हैं वैसा बना लिया। एक हेडफोन रहता है, एक माइक रहता है, ठीक। लिग्वाफोन रहता है, जो आप बोलते हैं वो उसमें जाता है, उसका वो सही उच्चारण करके आपको तो सुनाता है, तो उस तरह से आपको बोलते हैं। एक साथ बहुत सारे लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। एक ही नहीं रहता, बहुत सारे छोटे छोटे कैबिन बने रहते हैं, एक साथ कई छात्र अपने भाषाओं का भाषा में या उच्चारण में सुधार कर सकते हैं, ठीक। भाषा प्रयोगशाला बीएड में भी होता है, बहुत सारे कॉलेजों में है, बहुत सारे कॉलेजों में नहीं है। होना कंपलसरी है यहाँ कि बीएड कॉलेजों में, और बच्चों को वहाँ पर ले जाना, वहाँ का इसका अनुभव कराना भी जरूरी है। कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो उसका शायद अनुभव किए हों। तो ये तो था भाषा प्रयोगशाला। अब हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम आप अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी हमने बताया टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ अथवा लगा होता है, दोनों में से एक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट खत्म हुआ। दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है, देख लीजिए। तो दूसरा है 8 नंबर का एक प्रश्न होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 40 नंबर के, 40 10 ये 50, और 30 नंबर का आपका लॉन्ग होता है, 15 नंबर के 2, 80 नंबर का पेपर होता है। 20 नंबर आपको कॉलेज से मिलता है इंटरनल, प्रत्येक पेपर में 100 नंबर का इस तरह से आपका हो जाता है। तो इसमें आपको 2 पन्ने लिखने हैं बस, मैक्सिमम 1.5 से 2 पन्ने, इससे ज्यादा को उत्तर नहीं देना है। लेकिन 1.5 पेज से कम का भी उत्तर ना दीजिए, 2 पेज से ज्यादा का भी ना दीजिए। अब यहां पूछ रहा है कठोर एवं कोमल शिल्प उपागम में अंतर बताइए। अभी पीछे हम सबसे पहला क्वेश्चन था तो प्रणाली उपागम था, अब यहां हम कठोर और शिल्प उपागम। तो यहां पर हमने बताया जो भी चीजें पूछे उसके बारे में 2-4 लाइन जरूर लिखिए। शॉर्ट है तो थोड़ा सा लिखिए, 4-6 लाइन। लॉन्ग में है तो जो नहीं पूछ रहा हो उसके बारे में भी थोड़ा सा उसकी भूमिका जरूर लिखना है, उसमें तो आप आधा 1 पेज तक लिख सकते हैं। तो यहाँ में बताना थोड़ा सा जरूरी है कि कठोर शिल्प उपागम क्या है और कोमल शिल्प उपागम क्या है। ध्यान रखिएगा, कठोर शिल्प उपागम को हार्डवेयर भी कहा जाता है, कोमल को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य शब्द या श्रव्य दृश्य जो सामग्री और मशीनों का प्रयोग करते हैं जिससे शिक्षण अधिक रुचिकर, बोधगम्य एवं प्रभावशाली बनता है, वो कहलाता है कठोर शिल्प उपागम या हार्डवेयर। जब हम हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं, कठोर शिल्प का प्रयोग करते हैं शिक्षण को और अधिक बोधगम्य बनाने के और अधिक रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है, प्रभावशाली बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको कठोर शिल्प उपागम कहते हैं या हार्डवेयर उपागम कहते हैं। जैसे रेडियो हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, शिक्षण मशीन हो गई, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर दूरदर्शन हो गया,
वीडियो टेप हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, सब कठोर शिल्प उपागम। कोमल शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम में मशीनों का प्रयोग न करके इसमें शिक्षण और अध्ययन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए, जिसमें मशीनों का प्रयोग नहीं करते, मशीन इसके अंतर्गत नहीं आते। शिक्षण एवं अध्ययन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जहां प्रयोग किया जाता है वहां क्या कहलाता है? कोमल शिल्प उपागम, जिससे छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जा सके या शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सके, शिक्षण को बोधगम्य बनाया जा सके, शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। कठोर शिल्प उपागम में शिक्षण, कहने का मतलब मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जब शिक्षण में मशीनों उपकरणों का प्रयोग हो तो वो कहलाता है कठोर शिल्प, और जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग हो तो वो कहलाता है कोमल शिल्प। दोनों का काम है शिक्षण को अधिक रुचिकर, बोधगम्य, प्रभावशाली और छात्रों का सर्वांगीण विकास करने वाला बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अभिक्रमित अन्वेषण हो गया, पाठ योजना हो गई, मॉडल हो गया, प्रोग्राम हो गया। इसमें हम आपको थोड़ा सा यह बताते हैं कि कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम, जैसे हम यूज करते हैं चॉक, मॉडल, चार्ट है, ग्राफ है, मानचित्र है, किताबें हैं, ये सब क्या है? किताबें वगैरह क्या है? सॉफ्टवेयर है, कोमल शिल्प उपागम है। पोस्टर है, पुस्तकें हैं, कोमल शिल्प उपागम है। हार्डवेयर नहीं है, मशीनें नहीं है ये चीज, ठीक। ये मशीन है। अगर जैसे हम थोड़ा सा आपको यहाँ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यहाँ से अंतर, जैसे श्यामपट है वो हार्डवेयर है, लेकिन श्यामपट पर जो चाक से कार्य कर रहे हैं, जो लिखते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। जो लिखा हमने कि राम स्कूल जाता है, चाक से जो लिखा वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। OHP जो है वो हार्डवेयर है, लेकिन उसके स्लाइड्स जो सामने प्रक्षेपित होता है वो सॉफ्टवेयर है। VCR मॉनिटर हार्डवेयर है, लेकिन उसके प्रोग्राम सारे सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर ऑडियो सामग्री एवं प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर है। खाली कागज हार्डवेयर है, ध्यान रखिए, किताबें इसलिए हमने कहा सॉफ्टवेयर। खाली कागज हार्डवेयर, लेकिन उसमें जितना लिखा है मटेरियल वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। किताबें अगर ब्लैंक है तो हार्डवेयर है, और अगर किताबें के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने इसीलिए चीजें लेकर आपको बता दें। नेक्स्ट आपको बताते हैं हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर, या कठोर शिल्प उपागम या कोमल शिल्प उपागम में अंतर। अगर अर्थ की बात की जाए कि शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अन्वेषण में मशीनों तथा माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, और सॉफ्टवेयर की कहा जाए तो शिक्षा के उद्देश्य हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्वेषण में वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं अधिनियमों का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पीछे क्या कहा कि हार्डवेयर में मशीनों का प्रयोग किया जाता है और सॉफ्टवेयर में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सॉरी। तो वही चीज यहाँ कह रहा है, वैज्ञानिक सिद्धांतों, अधिनियमों आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर इसके अधिनियम प्रिंसिपल की बात करें तो हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत पृष्ठ पोषण होता है। पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक, जिसको साइबर नैतिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर नैतिक।
और सॉफ्टवेयर मौलिक एवं सामाजिक नियमों का प्रयोग होता है। इसमें पृष्ठ पोषण के साथ साथ फीडबैक और पुनर्बलन दोनों का उपयोग होता है। ये क्या कहता है? पृष्ठ पोषण देता है कि प्राप्त हुआ, कितना नहीं हुआ ये बताता है। और ये क्या कहता है? फीडबैक तो लेता ही लेता है, साथ साथ छात्रों को सीखने के लिए, अवांछित व्यवहार करने के लिए पुनर्बलित भी करता है सॉफ्टवेयर। क्यों? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये तो मशीन है, मशीन का अपन। नेक्स्ट अगर इसका देखा जाए, इसके आपस में संबंध देखा जाए कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। भाई मशीन ला के रख दो, अभी हमने कहा ना सैमपट रखा है, उसमें जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो बेकार है। सैमपट किसी काम का है नहीं है। सॉफ्टवेयर के उपयोग से मशीन शिक्षण व अन्वेषण का कार्य करती है, एक दूसरे के पूरक। हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर कार्य करता है। हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर काम करता है, ध्यान रखिएगा। हार्डवेयर ना भी हो तभी सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे अभिक्रमित अन्वेषण जो है, हमने कहा कंप्यूटर के सहायता से भी चला सकते हैं, बिना कंप्यूटर के से भी चला सकते हैं। अभिक्रमित अन्वेषण दे सकते हैं, प्रोग्राम लर्निंग कार्य कर सकते हैं, पाठ योजना जो है। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर संभव नहीं है, लेकिन हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर संभव है कुछ कंडीशनों में, सभी में नहीं। दोनों एक दूसरे से पूरक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन हार्डवेयर पूरी तरह सॉफ्टवेयर पर निर्भर, लेकिन सॉफ्टवेयर पूरी तरह हार्डवेयर पर निर्भर नहीं। ठीक, पूरी तरह नहीं है, निर्भर है वो भी, सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर पर, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे शैक्षिक रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, चित्र विस्तारक यंत्र, OHP जिसको कहते हैं, चलचित्र ऑडियो वीडियो भी हमने पीछे बताया क्या क्या। इसमें अभिक्रमित अन्वेषण हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, अंतःकोणीय शिक्षक हो गया, पाठ योजना हो गया, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। शिक्षण नियोजन हो गया। अगर इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार में अप्रक्षेपित उपकरण हो गए, प्रक्षेपित उपकरण हो गए, चलचित्र। प्रक्षेपित उपकरण, अप्रक्षेपित उपकरण क्या होता है? प्रक्षेपण का मतलब है कि वो उस पर जो चीजें होती है उसका प्रक्षेपण वो दूसरों पर करते हैं। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, OHP हो गया। प्रोजेक्टर को स्वयं पे नहीं दिखाता, वो किसी चीज अदर चीज पर दिखाता है। ये वही है कि को जो कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही चीज है। अपने दोष दूसरों पर दिखाना, तो अपनी चीजें जो है वो दूसरों पर दिखाना, अपने आप पर नहीं दिखाना, दूसरों में देखना। तो वही क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे कहते हैं ना अपना दोष उसमें देख रहे हैं हम, तो वही चीज है। तो प्रक्षेपित उपकरण हो गया, OHP, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? प्रक्षेपित उपकरण है। अप्रक्षेपित उपकरण जो है कंप्यूटर वगैरह है, वो अपने आप पे ही दिखाता है। चलचित्र प्रक्षेपण, भाषा प्रयोगशाला, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर सहायक अन्वेषण, ये सब क्या है? प्रकार है। और इसमें क्या है? शिक्षण तकनीक है, अन्वेषण तकनीक है। ठीक है, व्यवहार तकनीक है, प्रणाली विश्लेषण है, दूरवर्ती विश्लेषण है, ये सारी चीजें हैं। दूरवर्ती शिक्षा, ये इसके प्रकार। और अगर देखें अन्य रूप में, इसे सापेक्षिक तकनीक भी कहा जाता है। मशीनें शिक्षा के लिए निर्मित नहीं हुई हैं, अपितु शिक्षा में भी उपयोग करते हैं इसका। कि जो मशीनें शिक्षा के लिए निर्मित नहीं हुई हैं, अपितु शिक्षा में भी प्रयोग करते हैं। जो मशीनें हैं, कंप्यूटर सिर्फ शिक्षा के लिए थोड़ी ना उपयोग है, लेकिन इसका प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं। कहने का मतलब सापेक्षिक तकनीक इसलिए कहा जाता है इसका, कि सिर्फ शिक्षा के लिए बनाया गया है नहीं, लेकिन फिर भी शिक्षा में उपयोग करते हैं। इसे रचनात्मक तकनीक भी कहते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रचनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसे अन्वेषण की रचना करनी पड़ती है। शिक्षक अगर अन्वेषण की रचना नहीं करेगा तो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा?
वो हार्डवेयर में उसको कैसे डालेगा? तो वही चीज है, उसको अन्वेषण की रचना करनी पड़े। उपयोग बनाए तो उपयोग तो दोनों का लगभग मान के चलो एक ही है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में वो भी है, शिक्षक कक्षा शिक्षण को अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में, मूल अनुभव प्रदान करने में, छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन, शिक्षा की प्रक्रिया में सक्षमता में वृद्धि करने के, शिक्षण सामग्री के प्रयोग में, परीक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में, दूरवर्ती शिक्षा के प्रसारण में, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में, बहुत सारे उपयोग है। उसका भी लगभग यही उपयोग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग लगभग वही है। छात्रों में सापेक्षित परिवर्तन लाने में, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में, शिक्षण कौशलों को विकसित करने में, शिक्षण सिद्धांतों के विकास में, अन्वेषण अभियोग के विकास में, सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में। दोनों को अगर हम लगभग एक ही रूप में लिखे तो एक ही तरीके से है। इसीलिए कहा जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग बताइए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक, तो ये इसके कुछ अंतर थे। अंतर पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ के रखिएगा। अथवा, दूसरे का अथवा हमने कहा ना, दोनों में अथवा लगा रहता है, दोनों में से आपको एक का देना है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक का आदर्श व्यवहार क्या हो सकता है? शिक्षक के रूप में अपने अनुभवों को से उदाहरण दीजिए। क्या करना है? शिक्षक के रूप में अपने अनुभवों से उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है, हमने यही कहा कि जो भी चीज पूछता है उससे बारे में पहले थोड़ा सा लिखना। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक का व्यवहार पूछ रहा है, तो पहले शिक्षण क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं। शिक्षण की ये परिभाषा देखिए, हर जगह कई जगह आपको लिखनी पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा। टीचिंग क्या है? टीचिंग, व्हाट इज टीचिंग? शिक्षण क्या? आधुनिक अवधारणा की अगर बात करें तो शिक्षण विद्यार्थी के लिए वांछित ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने तथा समाज में रहने की वांछनीय विधियों और सीखने के कारक पैदा करना है। कहने का मतलब जो उसके अंदर वांछित ज्ञान और कौशल है उसको विकास करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं को पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत और मनोवैज्ञानिक रूप से संगठित किया जाता है। विद्यार्थी, अध्यापक और पाठ्यक्रम को विभिन्न वस्तुओं को पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे अब देखिए लिखा है, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये तीन बिंदु हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के लिए यहाँ देखिए लिखा है तीन बिंदु है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा के तीन केंद्र बिंदु है, शिक्षा के ध्यान रखिएगा, तीन केंद्र बिंदु है, पाठ वस्तु, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ वस्तु शिक्षण के इन तीनों रूपों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण क्या है? इन तीनों रूपों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में किसके अनुसार अंतःक्रिया होती है? पाठ्यक्रम के अनुसार अंतःक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा। तो रायबर ने क्या कहा है? शिक्षक के तीन रूप हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षा। जॉन डीवी ने कहा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, तो उन्होंने कहा शिक्षा के तीन रूप आप बता रहे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षण क्या है? इन तीनों में संबंध स्थापित करना। शिक्षण क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार जब अंतःक्रिया होती है तो वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अगर हमारी परिभाषा बात करेंगे तो क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करने के लिए? एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु के अनुसार उनके बीच में जो अंतःक्रिया, ध्यान रखिए शिक्षण में अंतःक्रिया होना जरूरी है। किसके किसके बीच? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है वही क्या है? शिक्षण है। तो इसीलिए कहा गया है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण के बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक और पाठ्यक्रम
तथा विविध वस्तुओं को पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। जेम्स एम थाइन ने लिखा है कि समझ शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। वर्ल्ड बैंक इंसाइक्लोपीडिया या वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया ने कहा है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक व्यक्ति को दूसरे को ज्ञान, कौशल एवं अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। ये तो सबका दिया हुआ अपना मत। हमारा मत यह है, जो शिक्षा होती है वो किसके माध्यम से दी जाती है? शिक्षण के माध्यम से दी जाती है। शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है? शिक्षण के माध्यम से दी जाती है। और शिक्षण के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसके परिणाम स्वरूप बालक में क्या है? अधिगम आता है। ध्यान रखिएगा, तीनों में संबंध बता रहे, आगे पीछे आगे पूछा भी गया था। शिक्षा जो दी जाती है, वो जब शिक्षा है उसको दिया जाना, वो क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। और टीचिंग के तहत हम क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। वो एक प्रक्रिया, जब टीचिंग करते हैं उसके तहत हमारे अंदर क्या आता है? अधिगम आता है, सीखना होता है। ठीक है, हमारे अधिगम में वृद्धि। इसीलिए जेम्स थाइन ने कहा, समझ शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। यह शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया की जाती है। किसके आधार पर अंतःक्रिया की जाती है? पाठ वस्तु के आधार पर। किसके आधार पर? पाठ वस्तु और पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर। पूर्व निश्चित, या यूं कहें, अगर हम अपनी भाषा में कहें कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया की जाती है तो वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। शिक्षण की परिभाषा ध्यान रख लीजिएगा, आगे पूरा पूछा जाएगा आपका इसमें। शिक्षण की परिभाषा बहुत जगह लिखनी, ठीक? उम्मीद करते हैं शिक्षण की परिभाषा समझ में आएगी। और प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक का आदर्श व्यवहार, अगर इसका आदर्श व्यवहार की बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार, शिक्षक का क्या आदर्श व्यवहार हो? सहनशील एवं धैर्यवान होना चाहिए शिक्षक को। कैसा व्यवहार हो? सहनशील एवं धैर्यवान व्यवहार हो। ये ना हो कि कुछ बात पे वो भड़क जाए, धैर्य उसमें बिल्कुल ना हो, किसी बात को सहन करने क्षमता ही ना हो, तो शिक्षण नहीं दे सकता, अच्छा प्रभावशाली शिक्षण नहीं कर सकता। साथ साथ छात्रों से मित्रवत व्यवहार हो। भाई मित्रवत व्यवहार होगा तभी प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली शिक्षण होगा। और ये मेरा भी कॉन्सेप्ट है, मेरी भी फिलॉसफी है कि छात्रों से मित्रवत व्यवहार करके रखें, तभी वो शिक्षण संबंधी अपनी समस्याओं को आपके सामने स्पष्ट रूप से कह पाएंगे और उसमें आप सुधार करके उन्हें प्रभावशाली शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। नहीं तो आप जो भी देंगे वो शांतपूर्वक सुन लेंगे और चले जाएंगे, तो वो आपके लिए प्रभावशाली शिक्षण नहीं है। प्रभावशाली शिक्षण वे है जहां पर छात्र अपनी समस्याओं का, अपनी जिज्ञासाओं का पूर्ण तरह शांत कर सके। और शांत तब करेंगे जब आप छात्र के साथ मित्रवत रहेंगे। तो मित्रवत व्यवहार जरूरी है। विवेक एवं चिंतनशील व्यवहार होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। टीचर्स को चिंतनशील होना चाहिए, किसी भी चीज को जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ के करने वाला होना चाहिए, विवेक उसके अंदर हो। चरित्रवान एवं सामाजिकता होनी चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए टीचर को, क्योंकि उसके चरित्र को ही छात्र अपनाते हैं। टीचर्स के जैसा व्यवहार होता है छात्र भी उसी प्रकार से अनुसरण करते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अनुसरण जरूर करते हैं। तो चरित्रवान होना चाहिए, सामाजिकता उसके अंदर होनी चाहिए।
सामाजिकता के भाव होने चाहिए, लोगों की सहायता करना, दया करना, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवहार वो करे, सभी को समान समझे, किसी के साथ भेदभाव ना करे कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये इस जात का, उस जात का, इस धर्म का, उस धर्म का, ये सबसे परे होना चाहिए शिक्षक को। अगर शिक्षक के दिमाग में ये बातें आ गई तो कभी भी प्रभावशाली शिक्षण नहीं दे सकता। अप्रेरित एवं सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, छात्रों को अप्रेरित करने वाला होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए और सकारात्मक व्यवहार की तरफ धकेलने वाला होना चाहिए। कभी निगेटिविटी की तरफ, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी सकारात्मकता खोज के बाद छात्रों को बताना चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए गलत नहीं, अच्छा ही है। तो सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। तो ये तो कुछ व्यक्तिगत व्यवहार थे। अगर व्यवसायिक व्यवहार कहा जाए तो विषय विशेषक होना चाहिए, अपने विषय का पूर्ण नॉलेज वाला व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जलता हुआ चिराग ही दूसरे चिराग को जला सकता है। अगर चिराग जल ही नहीं रहा है तो दूसरे चिराग को क्या जलाएगा। तो आपके अंदर अगर विषय विशेषक वाला गुण होगा तभी तो आप छात्रों को दे पाओगे। आपके अंदर ज्ञान ही नहीं है तो कहां दे पाओगे। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या मनोवैज्ञानिक व्यवहार होना चाहिए, छात्रों की रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार उनका व्यवहार होना चाहिए कि छात्र कैसा चाहते हैं, उस आधार पर व्यवहार होना चाहिए। छात्रों की क्या रुचियां हैं, क्या क्षमताएं हैं, कैसा सीखना मन है, नहीं है, सब मतलब बाल मनोविज्ञान को उसके पास ज्ञान हो, मनोवैज्ञानिक रूप से बालकों के साथ ट्रीट करें, नई नई शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, उसका प्रयोग करें, छात्रों को डेली नई नई तरीके से वो कोई चीज को सिखाए। जो नई नई टीचिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई शिक्षण विधियां आ रही है, नई नई टीचिंग स्ट्रेटजी आ रही है, उनका प्रयोग करके छात्रों को सिखाए तो और प्रभावशाली होगा। बाल केंद्रित शिक्षण व्यवहार करें, बालक के अनुसार, बाल केंद्रित, प्रजातांत्रिक नहीं, बाल केंद्रित शिक्षण व्यवहार करें। प्रजातांत्रिक में हो शिक्षक ही सब होता है, जो कहा वो सुनो, उसके अलावा कुछ नहीं, तो इसमें ये चीज नहीं होना चाहिए। आदर्श जीवन दर्शन प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। हमने अभी पीछे भी कहा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आदर्श जीवन दर्शन प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। आदर्श जीवन दर्शन प्रस्तुत नहीं करेगा तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि छात्र शिक्षक के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। जैसा शिक्षक का व्यवहार होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, किसी भी स्तर के बच्चे हो, शिक्षक के व्यवहार का अनुसरण सभी करते हैं। दृश्य सामग्री का प्रयोग उसको आना चाहिए, उसका प्रयोग करने वाला होना चाहिए, तभी वो छात्रों को प्रभावशाली शिक्षण दे सकेगा। करके सीखने पर जोर देना चाहिए छात्रों को, रटाने वाले शिक्षक नहीं होना चाहिए। उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र करके सीख सके। तो ये तो था कुछ व्यवसायिक व्यवहार, इसी है, कुछ ज्यादा नहीं है। एक बार आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, और अगर लेक्चर सुने हैं तो कब भूलेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में बहुत काम आएगा यही लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम तथा अनुदेशन में अंतर। अभी वहां हमने कहा ना, अभी आगे आएगा अंतर, तो डिफरेंस क्या है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बताना है कि शिक्षण अधिगम एवं अनुदेशन है क्या। शिक्षण का भी हमने बताया, पीछे अर्थ बताया, शिक्षण क्या है, ठीक है, कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच पाठ्यक्रम के अनुसार, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार अंतःक्रिया होती है तो क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। अधिगम क्या है, अधिगम शिक्षण के तहत ही अधिगम आता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण जब कराया जाता है तभी छात्रों के अंदर अधिगम आता है। अधिगम क्या है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से। शिक्षण कराया गया तो अधिगम हुआ, प्रत्यक्ष अनुभव हो गया तो अप्रत्यक्ष अनुभव होगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से छात्र के व्यवहार में
आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को, छात्र के व्यवहार में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी एवं उत्तरोत्तर परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम के तहत आपके व्यवहार में अंतर जरूर आएगा। जैसे पहले बाइक अगर आप सीखे नहीं है तो बाइक चला रहे हैं तो आप क्लच खटाक से छोड़ेंगे, बाइक बंद हो जाती है। लेकिन जब उसी को सीख गए तो आपके व्यवहार में अंतर आ गया। आप एकाएक क्लच नहीं छोड़ते, आप कभी भी छोड़ते हैं। आप ध्यान रखिए, जब पहली बार बाइक चलाया था तो कैसा हम व्यवहार कर रहे थे बाइक पे बैठकर, और अब चलाते हैं तो कैसा व्यवहार। तो क्या चीज हुआ? सीखे हमारे अंदर। अधिगम का मतलब होता है सीखना। जिनको अधिगम कहिए, सीखना कहिए, इंग्लिश में लर्निंग कहिए, एक ही चीज है, सिनोनिम्स है सब। सीखने के तहत व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो सीखना नहीं होगा। अनुदेशन किसी चीज के बारे में इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना ही क्या कहलाता है? अनुदेशन कहलाता है, इंस्ट्रक्शन देना। तो वही करा, ये तीनों के बारे में हमने शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बता दिया। शिक्षण के बारे में ने कहा, शिक्षण का अर्थ विभिन्न क्रियाओं को जुटाना है। विभिन्न क्रिया भाई, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को एक निश्चित संगठित पूरी तरह क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थियों पाठ वस्तु तथा अन्य उपकरणों को क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। वही कह रहा कि शिक्षण का अर्थ विभिन्न क्रियाओं को जुटाना है, और अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन लाना है। हमने अभी बताया, साफ साफ बताया कि अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं तो अधिगम नहीं। तो अधिगम के लिए क्या है? व्यवहार में परिवर्तन आना जरूरी है। अनुदेशन का अर्थ सूचना प्रदान करना है। बस क्या करना है? सूचना प्रदान करना। शिक्षण भी एक प्रक्रिया है, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है भाई। सीखने के तहत आपके व्यवहार में परिवर्तन होने तो शिक्षण से जटिल प्रक्रिया सीखना है। अनुदेशन प्रक्रिया का अंग है। शिक्षण के तहत हम अनुदेशन भी देते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुदेशन मतलब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, नहीं देते हैं, कोई चीज बताते हैं, नहीं बताते हैं, वो एक प्रकार का अनुदेशन ही तो है। तो अनुदेशन प्रक्रिया का क्या है? अंग है। शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम में क्या होता है? पारस्परिक संबंध होता है। और अधिगम क्या है? उस शिक्षक शिक्षार्थी के बीच के संबंध का परिणाम निकल के आता है। इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया, उसका परिणाम के द्वारा हम अधिगम पर आए। कुछ ना कुछ चीजें क्या हुए? सीखे, जो शिक्षार्थी के अंतर्गत अंतःक्रिया हुई, वही कह रहा है ये। अधिगम शिक्षक और शिक्षार्थी के पारस्परिक संबंध का क्या है? परिणाम है। अनुदेशन में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच पारस्परिक संबंध नहीं होता। जब संबंध हो जाएगा तो कहलाएगा शिक्षण कहलाएगा, अनुदेशन नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिए। शिक्षण का स्वरूप व्यापक होता है, बड़ा है, और अधिगम का स्वरूप अत्यंत व्यापक, उससे बड़ा अधिगम का है। अनुदेशन का स्वरूप क्या है? सीमित है, क्योंकि ये इसके अंदर शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित होता है। शिक्षण का एक कार्य और क्रिया है, कार्य है और क्रिया है, कार्य तथा क्रिया है। अधिगम क्या है? क्रियाशील अथवा उपलब्धि है। भाई अधिगम के तहत हम व्यवहार परिवर्तन किए तो एक प्रकार से उपलब्धि हमारे अंदर आई, ठीक है। बाइक चलाना सीख गए, हमारे अंदर एक उपलब्धि आ गई। अनुदेशन कार्य की एक विधि है, कैसे करना है। तो ये इसके अलावा भी अंतर है। अनुदेशन यहाँ गलत लिखा है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक अंतःक्रिया है। और अधिगम परिवर्तन की क्रिया है। शिक्षण क्या है? अंतःक्रिया करवाता है, और अधिगम के तहत परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? व्यवहार में। अनुदेशन एक अंग है किसका? शिक्षण का। इसीलिए कहा है शिक्षण में अनुदेशन निहित है। ये देखिए कह रहा है शिक्षण और अनुदेशन के बिना भी अधिगम होता है, ध्यान रखिएगा। व्यवहार हम वैसे भी बिना शिक्षक शिक्षार्थी के अंतःक्रिया के भी अनुदेशन होता है, वो अधिगम होता है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन जो होगा कुछ जरूरी नहीं है शिक्षण के द्वारा ही हो या शिक्षक शिक्षार्थी के भी जो अंतःक्रिया हो उसके द्वारा ही, उसके बिना भी हो सकता है व्यवहार परिवर्तन।
हम उसके बिना भी सीख सकते हैं, अपने आप भी सीख सकते हैं। तो वही कह रहा से इसके बिना भी अधिगम हो सकता है। अन्वेषण में शिक्षण निहित नहीं। ये एक कला है, ये एक विज्ञान है और ये एक निर्देशन है। शिक्षण करना एक कला है। अधिगम के तहत आपके अंदर एक चीजें जागृत हो गई तो विज्ञान हो गया, एक नियम जागृत हो गया। ये एक है साधन है, ये साधन और ये सभी साधनों का साध है और ये साधन का क्या है? अंग है। शिक्षण अन्वेषण होता है, शिक्षण अधिगम का प्रतिरूप है और अन्वेषण शिक्षण नहीं हो सकता। कहने का मतलब 10 अंतर दिए हैं, कुछ भी आप अगर 7-8 भी लिख लेते हैं, याद रहता है तब भी बहुत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अथवा तीसरे का अथवा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? अब यहाँ आपको शिक्षण का अर्थ थोड़ा सा बताना होगा, जैसे हम पीछे बताए हैं तो इसलिए यहाँ दोबारा नहीं लिखे हैं। तो यहाँ आपको शिक्षण का अर्थ थोड़ा सा बताना होगा। पीछे जो लिखा उसके अनुसार बता दीजिए या अपने मन से आप लिख दीजिए कि शिक्षण का क्या अर्थ है। कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार जब शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम शिक्षक छात्र के बीच में अंतःक्रिया की जाती है तो कहलाता है शिक्षण। पूर्व निर्धारित या निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यवस्तु के तहत या पाठ्यवस्तु के अनुसार जब छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया की जाती है तो क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान इसमें सबसे बड़ी जरूरी है। शिक्षण तभी कहलाएगा जब शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होगी। तो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? सिद्धांत मतलब शिक्षण के जो सिद्धांत है, शिक्षण का प्रिंसिपल क्या है, मतलब शिक्षण कैसे करना चाहिए, किन प्रिंसिपलों पर शिक्षण किया जाता है। तो उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? मनोवैज्ञानिक मतलब बालक के व्यवहार को समझने वाला सिद्धांत। तो उसमें है अपरिणाम रुचि का सिद्धांत। शिक्षण ऐसा हो जो बालक में रुचि पैदा कर सके, बालकों में अब मोटिवेशन पैदा कर सके, इस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए। दूसरा है अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। छात्रों में अभ्यास के प्रति अभ्यास पैदा कर सके, अभ्यास के लिए आवृत्ति का मतलब यही हुआ, बार बार उसको करने के लिए प्रेरित कर सके, बालक को अभ्यास की तरफ बढ़ सके, उसे कहते हैं अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। तीसरा है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत अब थॉर्नडाइक के, अगर सेकंड पेपर में पढ़े होंगे, थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार है कि छात्र जिस कार्य को करने के लिए तत्पर हो उस कार्य को करने दिया जाए तो अच्छी तरह से वो कर सकता है और उसको उसमें सुख एवं संतुष्टि की भी प्राप्त होगी। तो शिक्षण ऐसा हो छात्र को उस चीज को करने के लिए तत्पर बनाए, मन से उस कार्य को करने के लिए तैयार बनाए। परिवर्तन, विश्राम एवं मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षण ऐसा हो जो नए नए चेंजेस लेके आए। परिवर्तन का मतलब यह नए नए चेंजेस, नई नई शिक्षण विधियां, नई नई चीजें है तो उसको उसमें प्रयोग करें। विश्राम का सिद्धांत तो ये नहीं हो कि लगातार पढ़ते रहे, नहीं, कुछ उसमें ब्रेक का भी समय हो जिससे तरोताजा होकर आगे बढ़ सके। साथ साथ मनोरंजन का सिद्धांत। तो मनोरंजन का सिद्धांत का तात्पर्य है कि छात्र को इंटरटेनमेंट भी मिल सके। कि जब तक भाई छात्र टीवी क्यों देखता है? क्योंकि उसमें मनोरंजन मिलता है। तो शिक्षण में भी हम एंटरटेनमेंट डाल देंगे तो उसके प्रति भी छात्र आकर्षित होगा। प्रतिपुष्टि एवं पुनर्फलन का सिद्धांत। शिक्षण ऐसा हो जिससे प्रतिपुष्टि हमें मिल सके, फीडबैक मिल सके, जो हमने पढ़ा है वो सही है, गलत है या कितना अच्छा है। साथ साथ छात्रों को वांछित क्रिया करने की तरफ प्रेरित कर सके, पुनर्बलित कर सके। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रिय, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रिय 5 है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो इनके विकास पर बल हो। शिक्षण ऐसा हो जो हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा मतलब इन ज्ञानेंद्रियों का पूर्णतः विकास करने वाला हो। स्वाधिगम सिद्धांत। छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित करे, ऐसा शिक्षण स्वाधिगम करने, छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करे, इस प्रकार का सिद्धांत।
समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत। समूह गतिशास्त्र का सिद्धांत क्या कहता है कि समूह के साथ रहना, उनके साथ सीखना है, समूह में पढ़ना या समूह की उपयोगिता को जानने की जो एटीट्यूड है वो बालक के अंदर पैदा हो सके, ऐसा शिक्षण हो कि समूह के प्रति उसकी धारणा अच्छी बन सके, समूह में रहकर सीखना हो जान सके। तो उसी लिए कह रहा है समूहगत शास्त्र, स्व अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत। शिक्षण ऐसा हो कि बालक अपनी अभिव्यक्ति कर सके। हमने कहा ना मित्रवत, अभी पीछे हमने कहा मित्रवत व्यवहार कर, जिससे बालक अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, बालक अपने अंदर जो उसके अंदर जो बातें उठ रही हैं उसको बाहर निकाल सके। तो स्व अभिव्यक्ति की तथा सृजनात्मकता का सिद्धांत हो, अपने अंदर जो उसके अंदर जो नई नई कल्पनाएं हैं वो निकल सके और उसको एक सृजनात्मक रूप दे सके, नई नई चीजों को, सृजनात्मकता का उसका विकास हो सके, ऐसे शिक्षण होना चाहिए। सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत होना चाहिए। बालकों के अंदर सहानुभूति की भावना पैदा हो सके, सहयोग हो सके, अपने साथियों के साथ सहयोग ले सके, सहयोग दे सके, इस प्रकार का होना चाहिए। उद्दीपन का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत कहता है, थॉर्नडाइक का जब पढ़ेंगे, जब भी सीखने का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उद्दीपन का बड़ा महत्व होता है। थॉर्नडाइक कहता है उद्दीपन उपस्थित होने पर हम कोई ना कोई अनुक्रिया करते हैं। तो उस प्रकार की चीजें आने पर हमारे अंदर हम अनुक्रिया करें, इस प्रकार का शिक्षण हो कि उद्दीपन का सिद्धांत कहता है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण आपको बताया भी पहले है, इसमें फिर से हम बता देते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण होता है जब हम छात्रों का, जैसे कोई छात्र का टेस्ट लिया गया, मूल्यांकन किया गया, उसमें बहुत सारे जो छात्र एकदम कमजोर निकले, जो छात्र एकदम बहुत कम नंबर पाए, उनको हमने छांट लेते हैं और उन छात्रों को कम नंबर आने के कारणों का विश्लेषण करते हैं कि क्यों ये कम नंबर पाए, क्या नहीं समझ में आया। तो उनके जो कम नंबर आने के कारणों को जानते हैं, क्या क्या समझ में नहीं आया, क्या क्या उनको कठिनाइयाँ हुई, फिर उन कारणों को निवारण करते हैं, उनको पुनः पढ़ाते हैं, पुनः समझाते हैं। वो क्या हो जाता है, वही कहलाता है उपचारात्मक शिक्षा। मतलब जो कम नंबर आने के कारणों को जानकर उस समस्या को दूर करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षा। इसको रिमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत हो कि छात्रों के जो समस्याएं हैं उसको हम उपचार कर सके, जो कमजोर छात्र हैं उनको दोबारा रिमेडियल टीचिंग दे सके। तो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। शिक्षण सूत्र, भाई सूत्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैथ पढ़ा होगा कि मैथ में सूत्र होते हैं। सूत्र क्या करते हैं, सूत्र क्या करते हैं, किसी की समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करते हैं। हम सूत्र का प्रयोग मैथ में क्यों करते हैं? सूत्र कहते हैं ना, सूत्र लगा दो आ जाएगा, ये वाला सूत्र लगा दो आ जाएगा। तो क्या है, समस्या का हल निकालने थे। तो शिक्षण सूत्रों के अगर शिक्षण में बात करें, इसमें शिक्षण सूत्रों का मनोवैज्ञानिक में, तो शिक्षण सूत्रों के विषय में कमेनियस, हर्बर्ट एवं रूसो ने अधिक कार्य किया है इसके बारे में। इनके अनुसार शिक्षकों के अनुभवों एवं शिक्षा शास्त्रियों की अपनी सूझबूझ एवं दार्शनिक परिपेक्ष पर आधारित वे मार्गदर्शक सुझाव जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक विशेष संकेत एवं दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। शिक्षण सूत्र क्या है, जो शिक्षक के अनुभव, शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों के सूझबूझ पर आधारित सुझाव हैं। शिक्षण में शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण में शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षकों के अनुभव, शिक्षा शास्त्रियों के सूझबूझ एवं दार्शनिक अवधारणा पर आधारित वे मार्गदर्शक है, वे सुझाव हैं, वे अधिनियम है, वे प्रक्रिया हैं
जो शिक्षण प्रक्रिया को एक विशेष संकेत एवं दिशा प्रदान करते हैं शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। हमने अभी कहा नहीं कि भाई मैथ का सवाल करने के सूत्र क्या, समस्याओं के हल को करने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। कि किस प्रकार से हम समस्याओं का हल कर सकते हैं, इस दिशा में चलकर हम हल कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता। शिक्षण में वही चीज हो गई। किसके द्वारा बनाया गया था, वही चीज शिक्षा शास्त्रियों द्वारा, शिक्षकों के अनुभव के द्वारा बनाया। तो वही कहलाया है कि शिक्षकों के अनुभव एवं शिक्षा शास्त्रियों के अपने सूझबूझ एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित वे मार्गदर्शन या सुझाव जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक विशेष संकेत एवं दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक दिशा प्रदान करते हैं, वे सुझाव, वे सूझबूझ जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक दिशा प्रदान करते हैं शिक्षण सूत्र कहलाता है। शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाला सूत्र शिक्षण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाला सूत्र शिक्षण सूत्र कहलाता है। हमें लक्ष्य तक जो सूत्र ले जाए, उपयोगिता का वर्णन है, लेकिन पहले आपको शिक्षण सूत्र बताना जरूरी है। ठीक है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला, समस्याओं का हल करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। शिक्षण समस्याओं को हल करने वाला सूत्र, शिक्षा समस्याओं को हल करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। शिक्षण समस्याओं को हल करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। तो शिक्षण समस्याओं को हल करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं शिक्षण सूत्र का उपयोग, जो पूछा गया है। शिक्षण सूत्र का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। शिक्षण सूत्रों का उपयोग शिक्षण नियोजन एवं अंतः प्रक्रिया में किया जाता है, जहाँ शिक्षण सूत्र को मुख्य उपयोग दिए गए हैं। देखिए कहाँ कहाँ। शिक्षण की पाठ वस्तु के स्वरूप को विकसित करने में सूत्रों की सहायता ली जाती है, जिसमें पाठ योजना बनती है, जिससे पाठ योजना मतलब शिक्षक पाठ वस्तु के स्वरूप को विकसित करने में शिक्षण सूत्रों की सहायता ली जाती है। एकादश शिक्षण सूत्र है, एकादश मतलब टोटल 11 शिक्षण सूत्र बताए गए। तो पाठ वस्तु के स्वरूप को विकसित करने में इसकी सहायता ली जाती है। कक्षा में पाठ को आरंभ में अक्सर ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करते हैं। प्रकरण को सूत्रों की सहायता से छात्रों से निकलवाया जाता है। यह भी एक शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात क्या चीज है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम ले जाते हैं छात्रों को। तो छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करते हैं, वो क्या कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। ये भी तो शिक्षण कार्य जब हम करते हैं तभी इसका प्रयोग करते हैं। शिक्षण द्वारा अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाता है और इन अधिगम परिस्थितियों का सृजन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, शिक्षण द्वारा अधिगम परिस्थितियों का उत्पन्न किया जाता है कि अधिगम परिस्थिति बालक सीखने की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए, बालक सीखने के अंदर सीखने के लिए प्रेरित हो सके, बालक उसको सीख सके। और यह अधिगम परिस्थितियों का सृजन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से किया जाता है। शिक्षण सूत्र हम पढ़ेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन तो उसमें देखेंगे क्या क्या शिक्षण सूत्र हैं। समुचित शिक्षण सूत्रों का उपयोग से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति है, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, उसकी प्राप्ति शिक्षण सूत्रों के माध्यम से की जा सकती है। अनुदेशात्मक प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक क्रम जो है वो शिक्षण सूत्रों से विकसित किया गया है। जो एक निश्चित क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम का मतलब है छात्रों की रुचि, क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुसार जो एक निश्चित क्रम निर्धारित किया गया है, वो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से निर्धारित किया गया। और इसका प्रयोग तीनों स्तर के शिक्षण में किया जाता है, चाहे वो स्मृति हो, चाहे बोध हो, चाहे चिंतन हो। और शिक्षण सूत्रों का प्रयोग प्रारंभिक स्तर से लेकर, प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में किया जाता है और सभी विषयों में किया जाता है। यह भी नहीं कि सिर्फ गणित में प्रयोग किया गया, हर एक विषय में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है।
तो ये तो था इसका कुछ उपयोग। शिक्षण सूत्र आएगा, शिक्षण सूत्र आपको हम बताएंगे क्या क्या कौन कौन से एकादश शिक्षण सूत्र है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी का अथवा चौथे का, शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर लिखिए। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था है। जैक्सन ने शिक्षण प्रक्रिया, यहाँ शिक्षण का आपको अर्थ बताना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर है जैक्सन के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। वह है पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज, अंत प्रक्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था जो शिक्षण देने से पहले के काम किया जा रहा है। अंतःक्रिया जो शिक्षण के समय अंतःक्रिया हो रही है, हमने कहा ना शिक्षण के तहत अंतःक्रिया होनी जरूरी। उत्तर क्रिया अवस्था शिक्षण देने के बाद जो क्रिया की गई, मूल्यांकन वगैरह जो किया गया, वो चीज कहलाता है। इसमें आगे हम डिटेल में जानेंगे। पूर्व क्रिया में उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण किया जाता है। हमने कहा ना शिक्षण देने से पहले क्या क्या किया जाता है, उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है, क्या क्या उद्देश्य होंगे। पाठ वस्तु का चुनाव किया जाता है। क्या चीज किया जाता है, पाठ वस्तु का चुनाव किया जाता है। कौन से पाठ वस्तु होगी, कैसी शिक्षण शैली होगी, कौन से टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, कौन सी टीचिंग टेक्टिक्स अपनाई जाएगी, सब पहले से ही निर्धारित किया जाता है। जैसे पाठ योजना पहले से बना ली जाती है ना। देखिए अब आप लोग बीएड किए होंगे तो पहले पाठ योजना बना के उसके बाद आप पढ़ाने जाते हैं। तो पाठ योजना जब बनाते हैं, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, पाठ वस्तु का चुनाव करते हैं, शिक्षण शैली का चुनाव करते हैं, शिक्षण व्यूह रचना का चुनाव करते हैं, शिक्षण युक्तियां, सब कुछ पहले से निर्धारित करते हैं। तो क्या है, पूर्व अवस्था है। अंतःक्रिया अवस्था, जब आप शिक्षण दे रहे तो अंतःक्रिया, कक्षा आकार की अनुभूति हो रही, छात्रों का निदान हो रहा है, छात्रों की जो भी समस्या है उसका निदान हो रहा है, क्रिया एवं निष्पत्ति कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। और छात्र निष्पत्ति का मतलब अचीवमेंट, जो सीख रहे हैं वो हो रहा है। क्रिया और निष्पत्ति का कार्य कैसे हो, दीपनों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, पृष्ठ पोषण एवं पुनर्बलन द्वारा। फीडबैक दिया जा रहा है और पुनर्बलन दिया जा रहा है, फीडबैक ले रहे हैं और पुनर्बलन दे रहे हैं। साथ साथ शिक्षण युक्तियों का विस्तार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण युक्तियां है उसके द्वारा हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद क्या करना है, मूल्यांकन का कार्य है। तो उत्तर क्रिया अवस्था, शिक्षण द्वारा व्यवहार को वास्तविक रूप में परिभाषा करना, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को वास्तविक रूप में परिभाषित करना, मूल्यांकन के उपयुक्त विधियों का चयन करना, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना। कहने का मतलब क्या परिणाम है उससे अनुसार हम मूल्यांकन किया, उसके अनुसार नीतियों में चयन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये 3 है, शिक्षण के 3 अवस्था है। पूर्व अवस्था जो पहले से हम रेडी होके जाते हैं, दूसरा वहाँ पर हम जो कार्य करते हैं, तीसरा फिर उसके बाद जो हम मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं वो मूल्यांकन के बाद जैसे हम आपके जो प्लान बनाया वो पूर्व अवस्था कहलाई, वहाँ जाके शिक्षण दिया वो अंतःक्रिया अवस्था होगी। और फिर उस अवस्था के बाद आपने देखा पीछे क्या क्या टीचर कमेंट देखे गए हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है, सब वो क्या है आपका उत्तर क्रिया अवस्था के प्रकार से। आप में कमेंट मिलता है ना, जिसने की होगी टीचिंग स्कूल में जाकर वो समझ रहे होंगे। तो ये 3 अवस्था होती है शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के स्तर, 5वां क्वेश्चन, कौन कौन से होते हैं, उनमें से किसी एक स्तर का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। शिक्षण कक्षा के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है, जो शिक्षा कक्षा के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। अभी पीछे हमने बताया शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना या छात्रों में अधिगम पैदा करना है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ वस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है। क्या है पाठ वस्तु, हमने कहा ना शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया पाठ वस्तु के अनुसार की जाती है। तो महत्वपूर्ण उपागम है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करके शिक्षण अधिगम के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। जिससे क्या है, शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करके शिक्षण के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। पाठ वस्तु के मतलब 3 स्तर बताए गए। पहला है स्मृति स्तर,
पाठ वस्तु को तीसरे स्तर पे 3 स्तर बताएंगे। सबसे पहला कौन सा होता है? स्मृत स्तर। इस शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है, अर्थात बालक विचार ज्यादा नहीं करते। स्मृत स्तर तक बस रटने पर इसमें ज्यादा बल होता है, वही लिखा है। इस स्तर में ऐसी अधिगम परिस्थिति विकसित की जाती है जिससे कि छात्र पाठ वस्तु को आसानी से कंठस्थ कर सके। इस स्तर के शिक्षण में ऐसी अधिगम परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिससे छात्र जो विषय वस्तु है या पाठ वस्तु है उसको आसानी से क्या कर सके? कंठस्थ कर सके। कंठस्थ मतलब याद कर सके। इसमें प्रत्यस्मरण और रटने की क्रिया पर जोर दिया है। प्रत्यस्मरण का मतलब रिकॉल करना, इंग्लिश में रिकॉल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, अच्छा ताजमहल कहाँ स्थित है, तो याद करके बताते हो, तो रिकॉलिंग है वो। तो रिकॉल करते हैं और रटते हैं। रटने के तहत ही तो आप रिकॉल करते हैं, रटे हुए होते हैं। तो इसमें पाठों को कंठस्थ कराया जाता है, इसमें समझने और चिंतन की कोई स्थान नहीं होता। कुछ चीजें देखिए, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कविताएं रट लेते हैं। फर्राटा याद है, पढ़ना नहीं आता, रट लिए हैं। छोटा बड़ा नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन रटा है। कभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर याद है, लेकिन उसको कहाँ लिखा वो नहीं बता सकते। उनको बस एक बार कह दो अच्छा ट्विंकल लाल सुनाओ, तो तुरंत वो रिकॉल करके सुना देंगे। मछली जल की रानी सुनाओ, पूरा सुना देंगे। तो एक प्रकार हमने छोटे बच्चों का उदाहरण लिया कि स्मृत स्तर का शिक्षण ये कहलाता है। इसमें छात्रों को कंठस्थ कराया जाता है, रटने पर बल दिया जाता है, इसमें समझाने का नहीं। दूसरा है बोध स्तर का शिक्षण। इस शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों में बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। इस पहले में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्र कंठस्थ कर सके। दूसरे में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्र अधिक से अधिक अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, बोध लग कर सके, चिंतन में विचार कर सके। अभी चिंतन का भी आता है। अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो गए। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित और सूझबूझ युक्त होता है। क्या ऐसा होता है? उद्देश्य केंद्रित होता है और सूझबूझ युक्त होता है। छात्रों के समझ में आ गया, कहते नहीं, हम पूछते हैं समझ में आया, हमने ये नहीं कहते हैं, या टीचर ये नहीं पूछता है कि याद हुआ। छोटे बच्चों को पूछता है याद हुआ, बड़े बच्चों को पूछता है समझ में आया। बुद्धि क्या है? समझ में आया। समझ का मतलब क्या है? बोध स्तर का शिक्षण। ठीक, कि उसको आप अपनी भाषा में भी बता सकते हैं, समझ गए। तीसरा है चिंतन स्तर शिक्षण। यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है। चिंतन स्तर यह पूर्णतः विचारवान होता है, थॉटफुल होता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अव्यक्ति धारणा, विचार, मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूर्णतः विचारवान है, पूर्णतः विचारवान है। छात्र की जैसी भी अपनी क्षमता होती है, धारणा होती है, जैसी सोच होती है, जैसा उनका ज्ञान होता है, उसी प्रकार से वो समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं, एक समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो वही कह रहा है कि छात्र अपनी अव्यक्त धारणा, मान्यता और ज्ञान के अनुसार विचार और तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। यह एक उत्पादक स्थिति है जिसका निर्माण खोज, शोध और सिद्धन को जन्म देता है। इसी के अनुसार हम अन्वेषण को जन्म लेते हैं। जब इस स्तर का शिक्षण होता है तभी खोज, शोध और सृजन का जन्म देता है, सृजनात्मकता का जन्म होता है, अन्वेषण को जन्म होता है, शोध का जन्म होता है। इस प्रकार के शिक्षण के द्वारा छात्र नई नई चीजों को, नए नए विचारों को जन्म देते हैं, नई नई चीजों को खोजते हैं, समस्या का नया हल प्रस्तुत करते हैं। इस स्तर में छात्र
स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन मनन तर्क कल्पना करते हुए समस्या का हल खोजते हैं। स्वयं से छात्र स्वयं से रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन मनन एवं कल्पना करते हुए समस्या का समाधान खोजते हैं और स्वयं को अधिक आत्मविश्वास वाला एवं क्रियाशील एवं सक्रिय छात्र बनाते हैं। स्वयं से आगे बढ़कर किसी समस्या के हल खोजने के लिए कूद पड़ते हैं। इस प्रकार का टीचिंग होती है। इस स्तर के शिक्षणार्थ शिक्षकों को योग अनुभवी और विषय क्रिया विशेषज्ञ को प्रभावशाली होना चाहिए। इस स्तर का शिक्षण सभी नहीं करा सकते। शिक्षकों को योग हो, अनुभवी हो, विषय तथा क्रिया विशेषज्ञ और प्रभावशाली हो, तभी वो करा सकता है, नहीं करा सकता। चिंतन स्तर की जो शिक्षण है ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक प्रकार से है, बहुत बड़ा है, फिर भी देख लीजिए। हंट प्रतिमान दिया गया, शिक्षण प्रतिमान चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट प्रतिमान, हंट महोदय का शिक्षण प्रतिमान जो है वो उद्देश्य छात्रों के मौलिक चिंतन शक्ति का विकास करना। उद्देश्य क्या है? छात्रों में समस्या समाधान है तो आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। संरचना की बात करें, क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत, तो समस्या की प्रकृति पर आधारित होती है संरचना कि सिंथेटिक कैसा होगा, चिंतन स्तर कैसा होगा। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों तरह की हो सकती है। इसके 4 सोपान है कि छात्रों के सामने समस्या की परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी, छात्रों द्वारा उपकरण का निर्माण करना होगा और उपकल्पना क्या है कि इसका जो समस्यात्मक हल है उसे कहते हैं उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, कि समस्या का माना हुआ समाधान। जैसे गणित में हम मानते हैं ना कि माना धन 100 रुपया है, उसी प्रकार से ये मानते हैं इस समस्या का हल ये है, और उसी कल्पना उसी हाइपोथेसिस को पुष्ट के लिए सूझबूझ चिंतन मनन का प्रयोग करते हैं और फिर उस कल्पना का परीक्षण कर समस्या का समाधान निकालते हैं कि ये समस्या का समाधान होगा। सामाजिक, ये कहने का मतलब उद्देश्य निर्धारित किया, फिर इस समस्या को कैसे टैकल किया, फिर उसकी कुछ सामाजिक प्रणाली भी है कि सामाजिक प्रणाली कैसा वातावरण हुआ है। तो इसमें कक्षा का वातावरण खुला एवं स्वतंत्र होता है, इसमें छात्र क्रियाशील एवं स्वप्रेरित होते हैं, छात्रों के समाजीकरण का दृढ़ आधार है, सहयोग, सामाजिकता, संवेदनशीलता एवं सहानुभूति वातावरण में रहता है। तो ये चीजें रहती हैं, कहने का मतलब ये चीजें रहती हैं, तो उसमें इस चीजों के तहत ये क्रिया वो करता है। उद्देश्य निर्धारित हुआ, समस्या के ये क्रिया की और इस प्रकार की परिस्थिति में कि बाद में क्या है उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगर आपको चिंतन प्रक्रिया करानी है, शिक्षण प्रतिमान का मतलब क्या है, एक टीचिंग देनी है, तो ठीक है। तो निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है, विविध समस्या समाधान आदि के परिणाम उपयोग किए जा सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। इसमें हमने ध्यान रखिए प्रतिमान नहीं बताया क्या है, पूर्णतः प्रतिमान आगे है, उसके अंदर हम प्रतिमान बताएंगे क्या है, ठीक है। चिंतन स्तर शिक्षण के लिए सुझाव क्या? इस स्तर के शिक्षण में पूर्व स्मृति एवं बोध स्तर का शिक्षण होना आवश्यक है। मतलब बालक को स्मृति एवं बोध स्तर का ज्ञान जरूर हो, तभी वो चिंतन स्तर का ज्ञान कर सकता है, नहीं कर सकता। डायरेक्ट चिंतन स्तर के ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। प्रत्येक संबंधित जो सोपान है उसका अनुसरण करना आवश्यक है। छात्रों की आकांक्षा स्तर ऊंचा हो, मतलब सभी छात्र नहीं, अच्छे छात्र कर सकते हैं, उसमें सहानुभूति, प्रेम और संवेदनशील होना चाहिए, समस्या की अनुभूति होनी चाहिए उसके अंदर। चिंतन स्तर के शिक्षण को महत्व बताया जाना चाहिए, क्या महत्व है, ज्ञानात्मक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक मौलिक एवं सृजनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
शिक्षण का जो वातावरण हो प्रजातांत्रिक हो, छात्रों को अधिक से अधिक चिंतन के लिए प्रेरित किया जा सके। कहने का मतलब अगर आपको चिंतन स्तर का शिक्षण करना है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका अथवा है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का वर्णन करिए। कौन सा है? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। प्रतिमान अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कहता है मॉडल। प्रतिमान शब्द का प्रयोग किसी आदर्श या किसी के छोटे आकार के रूप में किया जाता है। मॉडल का मतलब क्या हो? कहते हैं ना ये तो मॉडल है, रोल मॉडल एक प्रकार से। मॉडल मतलब आदर्श है। और मॉडल का मतलब कहते हैं मॉडल हम बना के लेके जाते हैं ना, ताजमहल का मॉडल बना के लेके, उसका छोटा रूप। तो वही कह रहा है कि यहाँ मॉडल से तत्व आदर्श या छोटे प्रकार के रूप में किया जाता है। किसी आदर्श को सामने लाकर छात्रों को आदर्शों के अनुकरण द्वारा ग्रहण करने का प्रतिमान द्वारा प्रयास किया जाता है। दूसरी स्थिति में वस्तु के छोटे आकार को प्रतिमान के रूप में प्रयोग किया जाए। जैसे कोई छोटा भवन हो, बांध हो, प्रोजेक्ट हो, उसका प्रतिमान बना, मॉडल बनाकर रूपरेखा तैयार की जाती है, उसकी कार्य प्रणाली चेक की जाती है, फिर सब कुछ ठीक होने पर वास्तविक रूप प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। जैसे कहते हैं ना ये प्रोजेक्ट है तो बना रहता है, देखोगे टीवी में आप दिख रहे टेबल पे बना रहता है, ये यहाँ ये सिटी डेवलप होगी, तो वो क्या है? मॉडल ही तो है कि उसी मॉडल के अनुसार ही हम किसी चीज की शहर का डेवलपमेंट करेंगे कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो उसका एक प्रतिमान, एक मॉडल हमने तैयार कर लिया। जैसे शिक्षण मॉडल क्या है? शिक्षण करने जा रहे हैं तो उसका एक मॉडल हमने तैयार कर लिया कि किस तरह से हम शिक्षण करेंगे जिससे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छी प्रकार से की जा सके, सर्वोत्तम तरीके से की जा सकते। वो कौन सा तरीका है उसका एक रूप तैयार कर लिया जाता है। दोनों इसके अर्थों में छोटे रूप, उसका एक क्या है? छोटा रूप तैयार कर लिया, एक आदर्श रूप तैयार कर लिया। जैसे किसी शहर का विकास करना है, आप देखते होंगे टीवीओं में पूरा वो टेबल पे रहता है कि यहाँ ये सिनेमा घर रहेगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ रहेगा, पूरा एकदम चार्ट मॉडल बना रहता है ना। तो उसका एक आदर्श रूप रहता है, उसका छोटा रूप रहता है। तो वो दोनों अर्थों में। तो उसी प्रकार शिक्षण के क्षेत्र में भी कुशल शैक्षिक व्यवस्था के लिए क्या करने के लिए? कुशल शैक्षिक व्यवस्था के लिए शिक्षण प्रारूप बनाए जाते हैं, जिसे शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। शिक्षण प्रारूप, किस तरह से हम शिक्षण करेंगे, हमने अभी भी कहा ना कि शिक्षण करने जा रहे हैं तो पहले से ही हम उसका मॉडल तैयार कर ले कि इस प्रकार से शिक्षण करेंगे, तो उसे शिक्षण मॉडल कहा जाता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण में शिक्षण के बारे में सोचने, विचारने, विचार विमर्श के पश्चात एक निश्चित व्यवस्था के अनुकूल एक रीति, विधि या अथवा ढंग है। क्या है? सोचने विचारने के बाद हम कोई भी शिक्षण कैसे करेंगे, पहले से ही सोच विचार कर एक नीति बना लेते हैं। तो वही कहला है, एक नीति है, एक विधि है, एक ढंग है। सोचने विचारने के बाद एक निश्चित विधि जो तैयार करते हैं वही क्या है? शिक्षण प्रतिमान है कि ऐसे हम जाकर टीचिंग करेंगे। इगर ने क्या कहा? विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण आव्यूह, शिक्षण नीतियां ही प्रतिमान है। शिक्षक स्ट्रेटजी जैसे कहते हैं ना, वही शिक्षण प्रतिमान है। वही वो कह रहा है, शिक्षक स्ट्रेटजी हम बनाते हैं कि हम ऐसे जाके शिक्षण करेंगे, ये चीजें प्रयोग करेंगे, ये उपकरण प्रयोग करेंगे, ये संदेश सामग्री उपयोग करेंगे, इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह से उसका मूल्यांकन करेंगे। तो वही क्या कहलाता है? शिक्षण प्रतिमान। पहले से निर्धारित कर लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं कि इस तरह से हमें पढ़ाना है, तो वही क्या कहलाता है? शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ग्लेसर महोदय ने दिया। किसने? ग्लेसर महोदय ने सन 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। किसने? ग्लेसर ने। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है, सेम वही चीज अभी आ रही है, शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है। शिक्षण वह क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि केंद्रित होती है, सही बात है। और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास
किया जाता है, जिससे छात्रों के में बौद्धिक एकीकरण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। इन क्रियाओं का इस प्रकार से अभ्यास किया जाता है कि छात्रों में बौद्धिक एकीकरण और स्वतंत्र निर्णय की क्षमता पहचानी जा सके। कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान का नाम भी दिया गया है इसको। क्या कहा गया? कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान। जैसे अभी हम इस चारों प्रतिमानों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, एकदम आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्या है। अभी जैसे हमने पीछे बताया था अवस्थाएं, सेम उसी प्रकार से है ये। 4 भाग बांटा है। निर्देशात्मक, निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक व्यवहार क्या, निर्देशात्मक प्रक्रिया क्या और निष्पादन व्यवहार क्या। 4 भागों में बांटा है इसे। प्रारंभिक निर्देशात्मक उद्देश्य क्या होता है कि उद्देश्य निर्धारित करना। पहला शिक्षण करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य निर्धारित करें। या वही लिखा है ना, ये वे उद्देश्य है जो लिखा क्या है, जो शिक्षक शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है, उनको व्यवहारिक रूप से लिखता है। जैसे पाठ्य योजना बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते नहीं है उद्देश्य को, सीखने की सीमा का बोध कराते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य करते हैं। निश्चित दिशा प्रदान करते हैं भाई कि ये हमारा उद्देश्य है, इसी के अकॉर्डिंग हमें शिक्षण देना है। प्रारंभिक व्यवहार क्या होता है? कक्षा में जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? जाते ही पढ़ाने लगते हैं? नहीं, प्रारंभिक व्यवहार करते हैं। छात्रों की पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। छात्रों को कहाँ तक ज्ञान है, उनकी योग्यताएं कितनी, उनकी क्षमताएं कितनी, उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात पूर्व ज्ञान जानते हैं, छात्रों का स्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो वही कह रहा, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान, बुद्धि का स्तर, सीखने की योग्यता आदि का आकलन किया जाता है। इसको होता है प्रारंभिक व्यवहार। अनुदेशात्मक प्रक्रिया, अब इनको जानने के बाद कि हमारा उद्देश्य क्या है और छात्रों की रुचि क्या है, क्षमता क्या है, छात्रों का पूर्व ज्ञान है क्या है, वो जान लिया। अब उसके अनुसार हम क्या करते हैं? अनुदेशात्मक प्रक्रिया करते हैं, शिक्षण देते हैं। विभिन्न प्रकार के जो विधि प्रविधि, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं? अनुदेशन देते हैं। और लास्ट में चौथा क्या करते हैं? निष्पादन करते हैं। निष्पादन मतलब कि उपलब्धि क्या रही उनकी, मूल्यांकन करते हैं कि छात्र को जो हमने बताया पढ़ाया वो कहां तक प्राप्त किया, उसको निष्पादन क्या है? निरीक्षण, प्रक्षेपी तकनीक, साक्षात्कार आदि कई विधियां उनके द्वारा हम प्रयोग करते हैं। तो ये तो था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। अब बात आती है शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग। छठा क्वेश्चन, कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर की परिभाषा लिख सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कुछ भी इनपुट डालकर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप किसी को एक परिभाषा लिख सकते हैं। और आधुनिक में कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों क्षेत्रों में तीव्र गति से विस्तार हुआ है। पहले शुरुआत में क्या था? एक संगणक के रूप में कार्य करता था। बड़े बड़े आंकड़ों को आसानी से हम क्या कर सकते थे? सरलतम से प्रस्तुत किया जा सकता था। लेकिन आज इसका प्रयोग अनेक शैक्षिक गतिविधियों में होने लगा है। पहले क्या है? सिर्फ गणना करने में यूज करते थे। आज बहुत सारे कार्यों में इसका हम प्रयोग करने लगे हैं। कौन कौन से कार्य है? महासंगणक के रूप में है या सुपर कैलकुलेशन के रूप में। इसके द्वारा हम जानते हैं कि किसी भी चीज का कैलकुलेशन हम तुरंत कर सकते हैं। सुपर कैलकुलेशन है, तुरंत कोई भी गणना करनी हो, कुछ भी करना हो, तुरंत कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीधी शिक्षण सहायता के रूप में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग भाई CAI देखिए कंप्यूटर का उपयोग है। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन वगैरह इसके द्वारा किया जा सकता है। मतलब अधिगम प्रक्रिया में हम सीधे रूप से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम पढ़ाते हैं।
तो ये लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, प्रश्न पत्र बनाने में, समय सारणी बनाने में, प्रश्न पत्र को जांचने में। कंप्यूटर द्वारा देखिए कंपटीशन के सारे पेपर का जांच किया जाता है। आंकड़ों को सुरक्षित रखने में, शिक्षक का वेतन कंप्यूटर द्वारा बनता है, रजिस्टर तैयार करने में, उपस्थिति लगाने में, बायोमेट्रिक कंप्यूटर के द्वारा ही लगता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में भी शिक्षा के क्षेत्र में होने लगा है। अन्य क्षेत्रों में तो है, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यों में होने लगता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, किसी भी प्रकार के जो डाउट है उसके लिए कमेंट करिए, और जो साथी आपके पास ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनको शेयर करिए और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।